हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज के सत्र में हम हरियाणा के सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में अर्थव्यवस्था खंड से वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस सत्र में हम सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उसके साथ में जो जुड़े तथ्य हैं उनकी बात भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और इस सत्र में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है तब। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई, एक ऐसी बेरोजगारी जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। जब किसी ऐसे उद्योग में, किसी कृषि में, किसी अन्य क्षेत्र में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग कार्य पे लगे होते हैं, तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी खेत में, किसी उद्योग में 5 लोगों की आवश्यकता है किंतु 8 लोग पारिवारिक कारणों से काम पर लगे हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 लोगों की वैसे आवश्यकता वहां पे है नहीं, फिर भी पारिवारिक कारणों से या रोजगार के विकल्प के नहीं होने से वो लोग वहां पर लगे हुए हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस स्थिति को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखती नहीं है। कहने के लिए 8 लोग काम पर हैं किंतु आवश्यकता केवल 5 लोगों की है। इसीलिए अगर आप इस उत्तर को देखें तो अब यहां देखें, जो पहला हमारा कथन है, जनसांख्यिकीय कारणों से श्रम की मांग में कमी आती है, ऐसा नहीं है। दूसरा देखें आप, मौसमी अस्थिरता, यदि मौसमों के परिवर्तन से बेरोजगारी आती है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए खरीफ के मौसम में काफी रोजगार की मांग होती है, राबी के मौसम में वो मांग घट जाती है। अगर हम तीसरा कथन देखें तो इसमें लिखा गया है कि ज्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जितना कि अपेक्षित रूप से होना चाहिए। ये कथन हमें सही लगता है, क्योंकि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा श्रमिक यदि लगे हैं तब प्रच्छन्न बेरोजगारी आती है। यदि आप चौथे उत्तर को देखें दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर सभी कथनों को पढ़े बिना नहीं करना चाहिए। सभी कथनों को पढ़कर सबसे अच्छा जो कथन हो उसको हम उत्तर मानते हैं। यहां पे आप देखें, नकारात्मक व्यापार चक्र की वजह से, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप अगर जीडीपी को देखें तो आमतौर पर कभी कभी अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है, वृद्धि होती है, कभी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, मंदी आती है। और जब मंदी आती है उस दौर में रोजगार का नुकसान होता है, बेरोजगारी आती है। इस स्थिति में बेरोजगारी आती है तो यह है नकारात्मक व्यापार चक्र, नेगेटिव बिजनेस साइकिल। तो ये एक प्रकार का चक्रीय बेरोजगारी है, ये चक्रीय बेरोजगारी है, ये मौसमी बेरोजगारी है। किंतु जो प्रश्न पूछा गया है यहां पर, इस प्रश्न के उत्तर में तीसरा कथन बिल्कुल सटीक बैठता है कि जहां पर जितने लोग चाहिए उससे अधिक लोग लगे हुए हैं, इसे कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगले प्रश्न पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है वो देखें आप, हरियाणा में मेटल्ड पक्की सड़क की कुल लंबाई कितनी है? यदि आप राज्य सरकार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, हरियाणा से करीब 34 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। यदि आप राज्य के राजमार्गों की बात करें, यदि आप जिला सड़कों की बात करें और आप एक्सप्रेसवेज की बात करें, हरियाणा में करीब 11 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं। इन सभी सड़कों की जो लंबाई है वो करीब 26,131 किलोमीटर है। तो यहां पर जो उत्तर हमारा होगा 26,131 है। और इन पक्की सड़कों का मतलब यह हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य का राजमार्ग, जिले की सड़कें और अन्य एक्सप्रेसवे जो अलग अलग शहरों को कनेक्ट करती है। दोस्तों, इसका उत्तर हमारा रहेगा बी, जो पूरा एक तथ्यात्मक प्रश्न है। तीसरे पे आते हैं, नीली क्रांति किनसे संबंधित है? दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध दरअसल मत्स्य पालन से होता है। यदि आप इसको देखें, उर्वरक के उत्पादन को हम दरअसल भूरी क्रांति कहते हैं। तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। डेयरी क्रांति दरअसल श्वेत क्रांति को कहते हैं। अगर डेयरी उद्योग में
बहुत अधिक वृद्धि हो उसे हम कहते हैं श्वेत क्रांति। यदि आप खाद्यान्नों की बात करें तो खाद्यान्नों के उत्पादन को दरअसल हम हरित क्रांति से दर्शाते हैं। यदि हम बात करते हैं दलहन की या हम बात करते हैं तिलहन की, इनको हम पीली क्रांति कहते हैं। यदि हम कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें तो कच्चे तेल के उत्पादन को काली क्रांति कहते हैं। अंडे के उत्पादन को हम रजत क्रांति कहते हैं। इन सबको मिला देंगे आप तो ये बन जाएगा इंद्रधनुष क्रांति, क्योंकि यहां पर अलग अलग रंगों की क्रांति देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है मत्स्य पालन नीली क्रांति। तो हमारे सामने आप देखें हरी क्रांति है, पीली क्रांति है, काली क्रांति है, रजत क्रांति है, भूरी क्रांति है, श्वेत क्रांति है और नीली क्रांति है। इन सब का जो समूह है वो कहलाता है इंद्रधनुष क्रांति। इसका मतलब इन सभी उत्पादों में अत्यधिक वृद्धि को हम क्रांति से दर्शाते हैं। अगले प्रश्न को देखें आप। भारत में या 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम के शुभारंभ का उद्देश्य क्या था? दोस्तों 2005 में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था नरेगा, ग्रामीण रोजगार। और 2005 के वर्ष में एक बहुत अच्छा फोकस था ग्रामीण परियोजनाओं पर। ग्रामीण सड़कों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता को पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत को पहुंचाना, इन सभी परियोजनाओं का जो उद्देश्य था वो ग्रामीण विकास था और उनका नाम था भारत निर्माण। आज भी दोस्तों देश का अधिकांश हमारा भाग, अधिकांश जनसंख्या गांव में बसती है। उस गांव के लोगों तक सभी बुनियादी ढांचा पहुंचाने के लिए जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसका नाम था भारत निर्माण। और यहां पर अगर आप देखें जो उत्तर हमारा होगा वो होगा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए। इसका कोई संबंध दरअसल भारी उद्योगों से नहीं है या हस्तशिल्प से नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है गांव तक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो पेयजल है, रोड है, सड़कें हैं, विद्युत है, सिंचाई है, परिवहन है, उन सभी को लेकर। तो इसका उत्तर दोस्तों हमारा रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास करना। आप यहां देखें अगला प्रश्न हमारे सामने है, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू कौन करता है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? दोस्तों पहली बात आप ये देखें कि वैसी फसलें जिनका उत्पादन दरअसल व्यवसाय के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कपास है या अन्य हमारी बागवानी की फसलें हैं जिनका उत्पादन बिकवाली के लिए होता है, उसको किसान बेचता है। अब आमतौर पे यदि आपने खाद्यान्न का उत्पादन किया है, आप किसान हैं और किसी किसान ने खाद्यान्न का उत्पादन किया है, उस केस में क्या होता है आप देखें, भारतीय खाद्य निगम, जो भारतीय खाद्य निगम है उसकी जिम्मेदारी है कि मंडियों से वो खाद्यान्नों को खरीदे और किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। तो जो मूल्य दरअसल सरकार ने समर्थन के रूप में किसानों के लिए घोषणा की है, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को वो मूल्य मिले तो मंडियों में जाकर दरअसल भारतीय खाद्य निगम उन फसलों की खरीद करता है। इस प्रकार से अगर आप देखें खाद्यान्नों के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? FCI है, भारतीय खाद्य निगम है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। जहां तक नाबार्ड की बात है फ्रेंड्स, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक विकास बैंक है। 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था आप देखें। नाबार्ड दरअसल कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक है। ये एक विकास बैंक है जो अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है ताकि
वो कृषि या ग्रामीण विकास को पैसा उपलब्ध करा सके। तो इसका कोई संबंध दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नहीं है। ये एक प्रकार का बैंक है, विकास बैंक है, जो आमतौर पर बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण देता है ताकि वो आगे कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए ऋण दे सके। जहां तक ट्राइफेड की बात है दोस्तों, तो जो ट्राइफेड है इसकी स्थापना 87 में की गई। क्यों? दरअसल ये ट्राइबल मतलब आदिवासी क्षेत्रों या आदिवासियों के द्वारा जो उत्पाद किया जाता है उसके विपणन के लिए गठित एक संगठन है। आदिवासियों के द्वारा मान लीजिए बांस के उत्पाद बनते हैं या अलग अलग फल फूल कंद आदि के उत्पाद बनते हैं। उन उत्पादों को बाजार तक ले जाने के लिए ट्राइफेड की स्थापना 87 में की गई। अब बचता है नेफेड। दोस्तों ऐसा है कि आप देखें 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना की गई। नेफेड करता क्या है? इसके अपने आप देखेंगे जैम आते हैं, जेली आते हैं, अचार आते हैं। तो जो भी अन्य फसलें हैं जैसे आम है या व्यावसायिक फसलें हैं उनको किसानों से खरीदता है ताकि किसानों को न्यूनतम मूल्य या मूल्य समर्थन मिलता रहे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा नेफेड होगा, क्योंकि नेफेड ही है, इसका पूरा नाम है NFED, नेशनल फेडरेशन फॉर कोऑपरेटिव्स। मतलब जो सहकारी समितियां हैं उसके विपणन के लिए नेफेड बनाया गया है 2 अक्टूबर 58 को। और ये किसानों से उन फसलों को खरीद कर उनको मूल्य उपलब्ध कराता है ताकि उनको सबसे अच्छा मूल्य मिले अपने व्यावसायिक फसलों के लिए। तो खाद्यान्नों के लिए FCI है। इसके अलावा भी FCI दरअसल अलग अलग फसलों की खरीद कर बफर स्टॉक बनाता है ताकि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अनाज उपलब्ध हो सके। नाबार्ड हमने देखा एक विकास बैंक है, इसका कोई संबंध इस मूल्य समर्थन से नहीं है। ट्राइफेड आदिवासियों के उत्पाद के विपणन के लिए है, मार्केटिंग के लिए है, और नेफेड ही हमारा उत्तर रहेगा व्यावसायिक फसलों के लिए। इसका उत्तर दोस्तों क्या है? नेफेड। इसके साथ ही साथ हमने कुछ तारीखें, कुछ वर्ष लिखे हैं, ये भी प्रश्न बनते हैं, इनको आप याद रखें ताकि ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न आए हैं जहां पर संस्थाओं या कार्यक्रमों के वर्ष को भी लिखा गया और आपसे उसे सुमेलित करने कहा गया है। अगला प्रश्न, जेनेवा के या में किस वर्ष में WTO की स्थापना हुई? दोस्तों WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार को सुनियोजित करने के लिए, नियमबद्ध करने के लिए दरअसल 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। इस प्रश्न का उत्तर, पहली बात तो उत्तर बी है, किंतु हम बाकी बातें भी करते हैं। दरअसल 30 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1947 को विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 23 देशों ने मिलकर यह समझौता किया जिससे विश्व व्यापार को नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया। और इस एग्रीमेंट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को इसके स्थान पर WTO की स्थापना की गई, जिसमें आज 164 सदस्य हैं। तो आज WTO में 164 मेंबर्स हैं जो सामान्यतः 2 वर्षों में एक बार मिलते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों ये रहेगा। अतिरिक्त जानकारी हमारे पास ये है, अफगानिस्तान इसका सबसे अंतिम, सबसे नया मेंबर है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत WTO का फाउंडिंग मेंबर है। चीन ने WTO को 2001 में ज्वाइन किया। ये कुछ आंकड़े हैं इसके बारे में जिनके ऊपर प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों जो फसलें मॉनसून के साथ में बोई जाती हैं वो खरीफ फसलें होती हैं। तो जून से
अक्टूबर के बीच जिन फसलों को बोया और काटा जाता है उनको हम खरीफ कहते हैं। आप देखें, जैसे धान है, जैसे गन्ना है, कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन, ये सारी हमारी खरीफ फसलें हैं। बाजरा, ज्वार, ये सारी हमारी खरीफ फसलें हैं। जो फसलें ठंड के मौसम में बोई जाती हैं, जिनकी अवधि नवंबर से लेकर जनवरी या फरवरी के बीच होता है, जैसे आप देखें गेहूं या सरसों या चना, मटर, मूंग, ये सारी क्या है दोस्तों? रबी की फसलें हैं। तो यहां पर कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सोयाबीन खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है, ज्वार खरीफ फसल है, सरसों हमारी क्या है? रबी की फसल है। हमारा उत्तर क्या रहेगा? ए। बाकी प्रश्नों के लिए आप इसको देखें कि अगर क्वेश्चन आगे आएगा तो आप ध्यान दीजिए, चना है, मटर है, मूंग है, सरसों है, गेहूं है, ये हमारी रबी फसलें हैं और ये हमारी खरीफ फसलें हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो गया ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको सही सुमेलित करना है। आप देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को मजदूरी के लिए या श्रम के काम के लिए रोजगार गारंटी उपलब्ध कराने के लिए 2005 में नरेगा के नाम से ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया गया। पहली बात तो इसका उत्तर हमारा क्या है? पहली बात तो ए का बी है। अगर आप आगे देखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय ढांचे में शामिल करने के लिए हमने पारित किया या लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना का शुभारंभ 2014 में किया गया, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग ढांचे में शामिल किया जाए और बैंकिंग के लाभ उनको दिए जाए। अब बात करते हैं तीसरी योजना, रोजगार आश्वासन योजना। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी द्वारा इस योजना को घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, उन परिवारों के अधिकतम 2 लोगों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार तो मिलना चाहिए ताकि गरीबी से उनको निजात मिल सके। तो रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत कब की गई? 1993। अतिरिक्त बातें क्या हैं कि ये उस समय की योजना है, तब ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, उन परिवारों में से कम से कम अधिकतम 2 लोगों को कम से कम 100 दिनों के रोजगार के लिए इस योजना को शुरू किया गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सन 2000 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हो, गरीबी उन्मूलन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, इनके लिए सन 2000 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके बाद 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुरू किया गया भारत निर्माण योजना। हमारे पास सारे आंकड़े आ गए, हम मिला सकते हैं कि पहले का उत्तर बी है और दूसरे का उत्तर सी है। तो पहले का बी और दूसरे का सी। तीसरे का आप देखिए आश्वासन योजना डी, तो तीसरे का डी का मतलब यह हुआ कि हमारा उत्तर रहेगा बी और चौथे का ए। इसका सही उत्तर दोस्तों है ए का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। इससे पहले के उत्तर हमें पता है, हमने देखा कि इन सब का उत्तर हमने टिक कर दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर सरसों रहेगा ए। इससे पहले का उत्तर देखा हमने बी। इससे पहले का उत्तर हमने देखा कि नेफेड रहेगा डी।
आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला जो प्रश्न है, यदि आरबीआई वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंक, पहली बात तो आधार अंक का मतलब क्या होता है? 1% में 100 आधार अंक होते हैं, जिसे हम बेसिस पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 50 आधार अंक का मतलब हुआ 0.5%। तो यदि आरबीआई वैधानिक तरलता अनुपात को कम करेगा तो इससे क्या होगा? दोस्तों आप देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात दरअसल वो अनुपात है जिस अनुपात में बैंक अपने पास रखी जमा राशि का हिस्सा निवेश करते हैं उन क्षेत्रों में जिसको आरबीआई तरल का नाम देता है। पहली बात तो तरल क्या होते हैं? जो धन आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ जा सके, जो धन आसानी से लोगों के बीच में वितरित हो सके, उसको हम कहते हैं तरल, मतलब लिक्विड। आप देखिए, जो नगद होता है वो सबसे तरल है, आप किसी को देंगे वो ले लेगा। स्वर्ण जो होता है वो होता है तरल, आसानी से दो लोग आपस में इसका लेन देन कर सकते हैं। तो वैसे जो धन के रूप हैं उनको हम कहते हैं तरल। बैंकों के ऊपर ये एक आरबीआई का नियम है कि जितना धन उनके पास लोगों का जमा के रूप में आता है उसका एक हिस्सा उनको तरलता के क्षेत्रों में लगाना अनिवार्य है। तो मान लेते हैं, अगर हम बैंक को ऐसे देखें, बैंक के पास 100 रुपए की जमा राशि आती है ग्राहकों से। आरबीआई कहता है कि आप इसका 18% आपको अनिवार्य रूप से तरल पदार्थों में लगाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक 18 रुपए तो अलग से इसको निवेश करेगा जिसका वो ऋण नहीं दे सकता, और बाकी जो 80 रुपए हैं या बाकी जो 82 रुपए हैं उससे बैंक अपना व्यापार कर सकता है। अब मान लीजिए आरबीआई ने इस दर को कम कर दिया आधा प्रतिशत। इसका मतलब यह है कि बैंक अब तरलता वाले क्षेत्रों में कम निवेश करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक के पास ऋण देने के लिए पैसा बढ़ जाएगा, और जब पैसा बढ़ जाएगा तो जब जिस चीज की आपूर्ति बढ़ जाती है उसकी कीमतें कम हो जाती हैं। तो यदि हम ऐसा देखें कि यदि आरबीआई ने कहा कि बैंक अपना तरलता अनुपात कम कर दें, इसका मतलब यह होगा कि बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक अपने ब्याज दरों को कम करेंगे ताकि वो अधिक से अधिक ऋण दे सकें और बाजार में जो प्रतिस्पर्धा आई है उसमें भी मुनाफा कमा सकें। उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है? यदि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए हैं, बैंक अगर अधिकांश पैसा कहीं निवेश कर दें आरबीआई के दिशा निर्देश पर, तो उनके पास ऋण के लिए धन कम बचेगा। जो चीज कम होगी उसकी मांग बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जिन चीजों की आपूर्ति बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो वहां पर कीमतें कम होती हैं। इसलिए जब आरबीआई ने 50 आधार अंक एसएलआर कम कर दिया तो उससे फायदा ये पहुंचेगा कि बैंक उस पैसे को, जो बचा हुआ पैसा है बैंक के पास बढ़ेगा, जिसके बाद बैंक ब्याज दर में कटौती करने के बाद भी अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। और इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण की दरों में कटौती करेंगे। दोस्तों यहां पे आप देखिए, बाकी उत्तर भी पढ़ना जरूरी है। यदि आरबीआई इस दर को कम कर देगा तो जीडीपी में बढ़ोतरी हो सकती है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि नाटकीय रूप से बढ़ोतरी होगी। नहीं, ये वर्ड गलत है। अगर मान लीजिए बैंक ब्याज दर कम करते हैं तो बैंक के ब्याज दर कम करने से पैसा बाजार में जाएगा, उद्योग पैसा लेगा, कृषि पैसा लेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। ये कथन सही होता, किंतु यहां पर नाटकीय का मतलब है कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। जीडीपी में कुछ बहुत मामूली परिवर्तन आएगा। इसीलिए यह कथन गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर शब्द नाटकीय है। दूसरी बात, विदेशी संस्थागत निवेशक अधिक पूंजी लाएंगे, ऐसा कोई श्योर नहीं है।
मान लीजिए पहले से ही देश में पैसा बढ़ जाएगा कि बैंक ऋण दे रहे हैं, तो विदेशी निवेशकों के लिए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो आप ये देखो कि यदि आरबीआई बैंकों के लिए दर को कम कर देगा तो तरलता तो बढ़ेगी ना। कि जो पैसा, अगर मैं फिर से आपको बताऊं एक बार कि बैंक के पास 100 रुपया जमा है, अगर वैधानिक तरलता अनुपात 20% है तो बैंक को 20 रुपया निवेश करना पड़ेगा और केवल 80 रुपया ही ऋण दे पाएगा। मतलब अब तरलता कितने की है? अब तरलता 80 रुपए की है। अगर ये दर कम हो जाए, 15% हो जाए, इसका मतलब यह होगा कि बैंक अब केवल 15 रुपए निवेश करेगा तरल पदार्थों में और वो 85 रुपए ऋण दे पाएगा। इसका मतलब क्या है? बैंक के लिए तरलता या अर्थव्यवस्था में तरलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एसएलआर कम करने से, इसको कम करने से तरलता बढ़ेगी, ना कि कम होगी। इसीलिए यह कथन गलत है। यह कथन भी गलत है, यह कथन सत्य नहीं है पूर्ण रूप से। इसीलिए हमारा उत्तर क्या बनेगा? सी ऑप्शन सबसे उचित है कि बैंक अपने, क्योंकि बैंक के पास पैसा बढ़ गया है, तरलता बढ़ गई है, जब तरलता बढ़ेगी तो अपनी दरों में कटौती अवश्य करेंगे। तो इसका उत्तर दोस्तों होगा सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस योजना को राव मनमोहन योजना कहा जाता है? दोस्तों आप देखिए, भारत की योजना के बारे में जरा बात करते हैं। भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो पहली योजना है वो है 1951 से 1956। ये दरअसल हेरोल्ड डॉमर, दो अर्थशास्त्री थे, मॉडल पर आधारित है, याद रखें आप। हमारी दूसरी योजना 1956 से 61 के बीच में थी और ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का जो नाम था नेहरू महालनोबिस मॉडल। तीसरी योजना 61 से 66। चौथी योजना कुछ वर्ष के अवकाश के बाद इस अवधि में। पांचवी योजना इस कालखंड में। छठी योजना 1980 से 85 में। सातवीं योजना 1985 से 90। इस योजना के समय भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2 वर्षों का हमने योजना अवकाश लिया और 8वीं योजना हमने शुरू की 1992 से 97 के बीच में, जिस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके संयुक्त प्रयासों से जिस योजना को हमने शुरू किया उसे हम दरअसल राव मनमोहन योजना के नाम से जानते हैं। तो आप देखें, राव और मनमोहन योजना कौन सी होगी? वो होगी 8वीं योजना। यदि प्रश्न आता है कि नेहरू महालनोबिस योजना कौन सी होगी, वो होगी दूसरी योजना। हेरोल्ड डॉमर योजना कौन सी होगी? वो होगी पहली योजना। तो ये योजनाओं में 8वीं योजना की बात है, इसका उत्तर होगा 8वीं योजना। अगले प्रश्न की बात करें। 2014 में जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? हमने दोस्तों अभी देखा कि इस योजना का उद्देश्य था लोगों को अधिक से अधिक खातों के माध्यम से वित्तीय ढांचों में जोड़ना और अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय क्षेत्र में जोड़ने को हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए यह योजना ली गई। यह कथन हमें सही लग रहा है, किंतु हम बाकी उत्तर को देखेंगे।
उपेक्षित समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा, गरीब लोगों को हाउसिंग लोन और कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए, ये भी ठीक ठाक है। किंतु दोस्तों आप देखें कि सारी बातें इसमें अपने आप आ जाती हैं, इस कथन में सारी बातें आ जाती, क्योंकि जब खाता खुलेगा तो अपने आप क्या होगा, वित्तीय सहायता मिलेगी, गरीब ऋण ले पाएंगे। हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह को सपोर्ट करना भी इसका उद्देश्य होता है। किंतु ये जो पहला कथन है, ये एक ऐसा कथन है जिसमें बाकी अपने आप शामिल हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट इसके उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य डायरेक्ट क्या है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। बाकी उद्देश्य क्या है, इस योजना के अप्रत्यक्ष लाभ हैं एक्चुअली, क्योंकि इस उद्देश्य का मेन काम क्या है, लोगों को वित्तीय ढांचे में शामिल करना। जब वो शामिल होंगे तो अपने आप क्या होगा, वित्तीय सहायता मिलेगी, लोन मिलेगा और महिलाओं को सहायता प्राप्त होगी। इसीलिए इसका उत्तर क्या है दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए। अगले प्रश्न की बात करें, आपको समितियों का मिलान करना है। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए समय समय पर अलग समिति बनाई गई। आप देखें 1962 में योजना आयोग ने समिति बनाई थी। उसके बाद एक समिति थी 79 में, जिसको हम अलग समिति कहते हैं। 89 में समिति आई थी लकड़ावाला समिति, जिनकी रिपोर्ट 93 में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 2005 में योजना आयोग ने बनाई सुरेश तेंदुलकर समिति। और 2012 में बनी टी रंगराजन समिति। तो आप देखिए आराम से हम मैच कर लेंगे कि 2012 की समिति कौन सी है दोस्तों, टी रंगराजन। 2005 की समिति कौन सी है, सुरेश तेंदुलकर। 79 की समिति कौन सी है, वाई के अलग। और इस वर्ष की समिति का नाम है लकड़ावाला समिति। हमारा उत्तर क्या रहेगा, ए का सी। एक ही ऑप्शन हमारे पास में है, क्योंकि ए का सी एक ही में है, हम ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से। तो इसका उत्तर है ए। अगर आप देखें 2 का बी बिल्कुल सही है, 3 का डी बिल्कुल सही है और 4 का ए भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये हमारा है सही उत्तर अलग अलग समितियों का। दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, वो ये है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ को पहली मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया। आप देखें आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों वह कोष है जिन्होंने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। आईएमएफ क्या है दोस्तों, आईएमएफ दरअसल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है देशों के बीच में वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ाना। जब देशों को कोई संकट आता है व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, तो देश आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पहुंचते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अगर आप देखें तो 1944 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन के फलस्वरूप 2 संगठन अस्तित्व में आए। एक था विश्व बैंक, उस समय नाम था इसका आईबीआरडी, क्योंकि विश्व उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से काफी खराब हो चुका था। तो विश्व के उत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन किया गया। आज इसमें 179 मेंबर्स हैं और इस संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है। दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है। आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, उसका नाम है
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक साल में 2 बार आती है। तो WEO एक ऐसी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड IMF की रिपोर्ट है जो आपको याद होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है, ये अतिरिक्त जानकारी है। दोस्तों ये थे हमारे वर्ष 2017 में हरियाणा के सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में आए सभी प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा, और हम अगले वीडियो में अगले वर्षों के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।